नमस्कार आप सबको। वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? काफ़ी दिनों के बाद इंट्रोड्यूस हो रहा है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को लेकर के बहुत सारे बच्चों के पर्सनली कमेंट थे कि सर आप जब भी यूट्यूब पे क्लास डालें तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं। आज 18वीं क्लास में मैंने आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रयोगात्मक भूगोल के प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है। ये प्रश्न वैसे स्कूल व्याख्या था जो अभी मैं जो भी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ उसका जो स्टैंडर्ड है वो स्कूल व्याख्याता के लेवल का है। और हाँ, यही प्रश्न नेट जेआरएफ में भी काम आ सकते हैं। यही प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काम आ सकते हैं, या जो अन्य स्टेट सर्विस की जो असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर पीजीटी की जो परीक्षाएं होती है उसके लिए भी ये वैल्यूएबल है। तो आज हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस गो, इस पर बात करते हैं। इससे पहले राजस्थान की स्कूल व्याख्याता भर्ती के संदर्भ में मैं कह दूं कि अपना जो प्लेटफॉर्म है एन के ज्योग्राफी पॉइंट, जिसका इंट्रोडक्शन मैं हमेशा देता हूं, एन के ज्योग्राफी पॉइंट गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ये एप्लीकेशन है। ये इस तरीके का सिंबल आपको दिखेगा गूगल प्ले स्टोर पे, और इसको आप डाउनलोड करके और यहाँ से आप, अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने अलग वीडियो भी आपको डाल रखा है। उस वीडियो में जाकर के पूरा आप कंटेंट देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। आपको करीबन 50 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में प्रश्न होंगे, और सारे प्रश्न आपको विद पीडीएफ मिलेंगे। वो आपकी एक बुकलेट भी बन सकती है 5,000 प्रश्नों की। ये जो इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है ये 1.0 चल रही है, और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है वो तैयार किया गया है। मैं एक इसकी जो डेमो है वो भी आप उसका डेमो पेपर देख सकते हैं। तो पूरा है जो आरपीएससी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। आपको हमेशा जब भी वो एक शेड्यूल डाला हुआ उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब टेस्ट होना है उस दिन आपको सुबह 8 बजे टेस्ट मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर, और शाम को 6 बजे उसकी आंसर की डाल दी जाएगी। और आंसर की से संबंधित जो भी ऑब्जेक्शन होता है वो इस नंबर पे आपको डालना होता है 8619546073 पे। और वैल्यूएबल ऑब्जेक्शन जब भी होता है तो हम उस पर विचार करते हैं, और यदि उसमें अपेक्षित करेक्शन है तो हम करेक्शन डाल करके प्रत्येक बच्चे तक इंडिविजुअल पहुंचाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर। बहुत सारे ज्योग्राफी के वैल्यूएबल कोर्सेज भी चल रहे हैं इस समय। स्कूल व्याख्याता का जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो टॉप मोस्ट कोर्स है, बच्चों की आप रेटिंग देख करके पता लगा सकते हैं। हमने पूरी मेहनत के साथ जो मेरा एक्सप्लेन का नज़रिया है उस नज़रिए से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। ज्योग्राफी की किसी भी कंटेंट पर आपको कोई आइडियाज जानना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ से कंफ्यूजन है तो उसको लेकर के भी आप इस नंबरों पर मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको जवाब दूंगा। और इंटरव्यू बैच भी इस समय चल रहा है, हालांकि वो सभी आप जानते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू बैच भी है, उसके लिए भी मैंने सेशन वहाँ डाल रखे हैं। तो अब हम सीधे आ जाते हैं हमारे आज के प्रश्नों पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के, और मैं 360 एंगल पर इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने, हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगा अपनी बुकलेट निकाल करके रखिए, प्रश्न लिखिए, और प्रश्न से संबंधित जो भी डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, वर्णन मिलता है, उसको भी आप लिखिए। पहला प्रश्न है, मानचित्र प्रक्षेपों की संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिपादित की। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का भी प्रश्न है और ये ज्योग्राफिकल थॉट का भी प्रश्न है, यानी सबसे पहली बार भूगोल के अंदर मानचित्र प्रक्षेप का कंसेप्ट किसने दिया? अरस्तु ने दिया, हिपार्कस ने दिया, पोसिडोनियस ने दिया, या टॉलमी ने दिया? तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा हिपार्कस, राइट। जब आप विद्यार्थियों हिपार्कस को पढ़ते हो, वैसे बहुत अच्छा ज्योग्राफर हुआ। तारामंडलों की सूची का प्रश्न तो कई बार इसके संबंध में पूछा गया है। इन्होंने पहली बार दो प्रक्षेप बनाने की योजना प्रस्तुत की थी, आपको पता हो तो, एक स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप और एक ऑर्थोग्राफिक। ये नाम, या यूं कह सकते हैं ये प्रश्न कभी न कभी आपके जीवन में स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के प्रश्न में जरूर आएगा। तो इसने दो प्रक्षेप बनाए थे, एक तो था स्टीरियोग्राफिक, स्टीरियोग्राफिक जिसको हम कहते हैं त्रिविम प्रक्षेप।
त्रिविम कह सकते हैं, या हाँ, त्रिविम ध्रुवीय खमद्य जो बनता है उसके संदर्भ में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक इसने जो दूसरा प्रक्षेप निरूपित किया था या प्रतिपादित किया था वो था ऑर्थोग्राफिक, जिसको हम कहते हैं लंबकोणीय। ऑर्थोग्राफिक जिसको बोलते हैं हम लंबकोणीय। ओके, ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन हिपार्कस ने दिए थे, और शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में टॉलमी ने भी बात की थी। बाकी पोसिडोनियस और अरस्तु का इसमें ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। थोड़ा सा मैं त्रिविम और लंबकोणीय पर बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। वैसे ये ध्रुवीय जो खमद्य प्रक्षेप होते हैं भूगोल के अंदर, ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, उनके ये टाइप है, या यूं कह सकते हैं खमद्य प्रक्षेपों के, ध्रुवीय तो नहीं होंगे, खमद्य प्रक्षेप। आपको सर खमद्य प्रक्षेप क्या है? ये वे प्रक्षेप है जिसमें ये कल्पना की गई है कि ग्लोब पर किसी एक पॉइंट को स्पर्श करता हुआ कागज रखा जाता है और उस ग्लोब के विभिन्न स्थानों से प्रकाश डाला जाता है। तो विभिन्न स्थानों में 3 स्थान होते हैं, मैं आपको डायग्राम बना करके बता देता हूं। जैसे ये पृथ्वी है, सॉरी छोटा बना, ये पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल है, और इस नॉर्थ पोल पर जैसे ये कागज रख दिया, ठीक है। प्रक्षेप कैसे बनता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये त्रिविम लंबकोणीय क्या होते हैं? तो यहां जब कागज रख करके कोई प्रक्षेप बनाया जाता है, सेंटर पॉइंट बनेगा ध्रुव और उसके चारों तरफ गोलाकार बनेगी आपकी अक्षांश रेखाएं, और देशांतर रेखा है वो सीधी लाइन के रूप में बनेगी। अब इसमें यहां कागज रख करके 3 जगह से प्रकाश डालने की कल्पना की जाती है। एक तो पृथ्वी के केंद्र से प्रकाश डाला जाता है, एक कागज के ठीक ऑपोजिट स्थान से प्रकाश डाला जाता है, और एक होता है वो बहुत दूर से प्रकाश डाला जाता है। अब 3 अलग अलग जगह से प्रकाश आएगा तो उनसे 3 अलग अलग टाइप के प्रक्षेप बनेंगे, और उन तीनों के अलग अलग नाम है। वो नाम आपको याद रखने होते हैं। उसमें कई बार पूछा जाता है कि जैसे नोमोनिक में कहां से कल्पना की गई है डालने की, त्रिविम में प्रकाश डालने की कल्पना कहां से, लंबकोणीय में कहां से। तो यदि पृथ्वी के केंद्र से प्रकाश आ रहा है, यानी यहां से इस तरीके से प्रकाश आ रहा है, तो यहां जो प्रोजेक्शन बनेगा, यानी ये जो प्रोजेक्शन बना है, ये जो केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से प्रकाश आ रहा है, इसको कहते हैं नोमोनिक। नोमोनिक कह दें, या केंद्रक खमद्य प्रक्षेप। अब आप कहोगे सर हमने पढ़ा है खमद्य भी होता है और ध्रुवीय खमद्य भी होता है। देखो, खमद्य प्रक्षेप का मतलब होता है प्रक्षेपण तल एक बिंदु को स्पर्श करता है, ऐसी कल्पना जो भी है वो खमद्य है। अब वो प्रक्षेपण तल कहां स्पर्श कर रहा है? ध्रुव को स्पर्श कर रहा है, विषुवत रेखा को स्पर्श कर रहा है, ध्रुव और विषुवत के बीच में कर रहा है। ये 3 जगह होती है करवाने की। यदि ध्रुव को कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ध्रुवीय खमद्य, विषुवत को करता है तो हम उसको कहते हैं विषुवतीय खमद्य, और यदि इन दोनों के बीच में करता है तो उसको हम कहते हैं तिर्यक खमद्य। ओके, और प्रकाश डालने की कल्पना 3 जगह से होती है, एक केंद्र से होती है, एक जहां कागज रखा उसके ऑपोजिट ग्लोब से होती है, एक बहुत दूर अनंत से होती है। केंद्र से जो आ रहा है उसको नोमोनिक कहते हैं। अब कागज ध्रुव पे है तो इसको कहेंगे ध्रुवीय नोमोनिक, कागज विषुवत पे है और केंद्र से डाला जा रहा तो उसको कहेंगे विषुवतीय नोमोनिक। ओके, नोमोनिक मतलब केंद्रक। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखो, मैं दूसरे एंगल से प्रकाश डालता हूं। यदि यहां से प्रकाश फोकस है और ये कागज यहां रखा हुआ है, और ये इस तरीके से जो प्रकाश आ रहा है, इससे भी एक प्रक्षेप बनता है। ये जो ब्लू ब्लू प्रकाश जा रहा है, इससे जो प्रक्षेप बनेगा इसको कहते हैं त्रिविम। त्रिविम प्रक्षेप। त्रिविम का मतलब ऑपोजिट साइड से प्रकाश आ रहा है, अर्थात ग्लोब के जिस भाग में रखा गया है प्रक्षेपण तल यानी कागज, उसके ऑपोजिट साइड से प्रकाश आ रहा है। और यदि प्रकाश अनंत से आता है, अनंत मतलब बहुत दूर से आता है, तो बहुत दूर से यह प्रकाश इस तरीके से आएगा, ऐसे। और इस प्रकार से जो प्रक्षेप बनेगा इसको हम कहते हैं लंबकोणीय।
ये प्रक्षेप बनेगा लंबकोणीय। ये है तुम्हारा वो माजरा, नॉमोनिक यानी केंद्रक, त्रिविम और लंबकोणीय। अब इसमें प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जैसे नॉमोनिक के अंदर प्रकाश स्रोत स्थित होता है पृथ्वी के केंद्र में, एक विपरीत सिरे पर, एक अनंत दूरी पर, समझ गया। ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में प्रक्षेपण तल रहेगा ध्रुव पे, एक ध्रुव और विषुवत के बीच में एक विषुवत पे, तो ध्रुवीय खमध्य में ध्रुव पे रहेगा, विषुवतीय खमध्य में विषुवत रेखा के ऊपर रहेगा कागज, और त्रिविम खमध्य कह दें या त्रियक खमध्य कह दें, उसमें विषुवत और ध्रुव के बीच रहेगा। यानी कागज भी 3 जगह रहता है और प्रकाश भी 3 जगह से आता है। तो ये प्रश्न आपका एकदम क्लियर हो गया। तो ये त्रिविम भी हो गया, स्टीरियो यानी ये स्टीरियोग्राफिक भी हिपार्कस ने बनाया और ऑर्थोग्राफिक भी हिपार्कस ने बनाया। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें। मानचित्रों पर ऊंचाई के प्रदर्शन के लिए समतल प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ये प्रश्न गहरा है विद्यार्थियों। ये कह रहा है कि मानचित्र पर आपको कोई ऊंचाइयां प्रदर्शित करनी है। किस पर? मानचित्र पर। तो इसके लिए आप किसी एक प्लेन एरिया से दूरी प्रदर्शित करते हैं, यानी मैदानी क्षेत्रों की दूरी प्रदर्शित करते हैं, तो उपयुक्त विधि कौन सी इस्तेमाल करोगे? एस्यूर करोगे, फार्म लाइन करोगे, स्थानिक ऊंचाई करोगे, या बेंचमार्क करोगे? तो इसमें स्थानिक ऊंचाई ये विधि यूज होती है। स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, या जिसको हम स्पॉट हाइट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब आपको सर ये तो सारी ऊंचाई प्रदर्शित करने की विधियां हैं। एस्यूर क्या है विद्यार्थियों? ध्यान रखना है, एस्यूर केवल पर्वतीय साया को प्रदर्शित करने की विधि है, जो छोटी छोटी लाइनों के द्वारा, महीन लाइनों के द्वारा प्रदर्शित होती है, केवल पर्वतीय साया को प्रदर्शित करेगी। कई बार आता है पर्वतीय साया को प्रदर्शित करने की, पर्वतीय साया के प्रदर्शन की विधि है एस्यूर। फॉर्म लाइन क्या होता है? तो फॉर्म लाइन समोच्च रेखाओं के बीच में यदि कोई प्रदर्शन करना होता है तो उसको हम कहते हैं फॉर्म लाइन। समोच्च रेखाओं के मध्य जो आनुपातिक संबंध दर्शाना होता है वो फॉर्म लाइन है, बहुत कम, नहीं के बराबर यूज करते हैं। स्थानिक ऊंचाई विधि है, ये मानचित्र पर जब कोई ऊंचाई बतानी होती है तो हम एक डॉट करके और उसके पास में डिजिट अंकित कर देते हैं, जैसे 315 मीटर या जो भी, ये मानचित्र पर होती है। अब बेंचमार्क, आपको सर ये भी तो हमने पढ़ा, बेंचमार्क भी तो ऊंचाई है। बेंचमार्क होता है वो धरातल के ऊपर किसी दीवार पे या किसी बोर्ड के ऊपर उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है। ये मानचित्र पे नहीं होता बेंचमार्क। बेंचमार्क आपको धरातल पे मिलेगा। ओके, प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। मौलविड प्रक्षेप निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में, प्रैक्टिकल में प्रक्षेप के प्रश्न ही बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा है मौलविड प्रक्षेप का। मौलविड प्रक्षेप विद्यार्थियों एक प्रकार का रूढ़ प्रक्षेप है। तो ये सम दूरी का होगा, सम आकृति का होगा, सम दिशा का होगा, सम क्षेत्र का होगा। जिसने इसको पढ़ा है ढंग से, इसकी विशेषता तो आपको पता चल जाती है। ये समक्षेत्र प्रक्षेप है। अब आप भूलना मत, मौलविड प्रक्षेप एक प्रकार का समक्षेत्र प्रक्षेप है। देखो विद्यार्थियों, बहुत सारे प्रक्षेप आपकी ज्योग्राफी के अंदर होंगे, जिसको गुणों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप, जिसको एजीम्यूथल कहते हैं। इसके अलावा यथाकृतिक प्रक्षेप और क्षम क्षेत्र प्रक्षेप, ये 3 मूल चीजें होती है। एक वे प्रक्षेप जिसके अंदर दिशा सही रहती है, एक वे प्रक्षेप जिसमें आकृति सही रहती है, और एक वे प्रक्षेप जिसमें क्षेत्रफल सही रहता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक प्रक्षेप एक ही गुण प्रदान रखे, 2 गुण प्रदान रख सकता है। जैसे कुछ प्रक्षेप ऐसे हैं जिसमें दिशा भी सही होती है और क्षेत्रफल भी सही होता है या आकृति भी सही होती है, लेकिन ये तीनों गुण एक साथ किसी भी प्रक्षेप के अंदर पाए नहीं जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके संबंध में एक प्रश्न हमेशा खमध्य प्रक्षेपों का आता है। कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। जो भी खमध्य प्रक्षेप है ना, चाहे ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप है, चाहे विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप है, चाहे ध्रुवीय के वो 3 भाग है, नॉमोनिक, त्रियक, वो यानी जो भी खमध्य प्रक्षेप जो भी है, ये आपकी शुद्ध दिशा बताने वाले प्रक्षेप है विद्यार्थियों। जिस भी खमध्य प्रक्षेप का उदाहरण आता है वो आपकी डायरेक्शन शुद्ध बताएगा।
तो कभी मत चूकना। इसके लिए एजीमुथल शब्द सीधा सीधा हिंदी में भी यूज कर लेते हैं, एजीमुथल, या इंग्लिश में भी इसको कहते हैं। कौन एजीमुथल है, तो हम घबरा जाते हैं, यार एजीमुथल तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। एजीमुथल का मतलब होता है शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने वाले। एक तो खमध्य प्रक्षेप, और इसमें ज्यादातर ध्रुवीय का ही पूछा जाता है, तो ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप शुद्ध दिशा बताने वाला है। इसके अलावा एक मर्केटर प्रक्षेप होता है, वो भी शुद्ध दिशा बताता है। और मर्केटर में दो गुण एक साथ है, वो आकृति भी शुद्ध बताता है, इसलिए यथाकृतिक भी है मर्केटर और शुद्ध दिशा भी है। जब भी मर्केटर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि मर्केटर है वो शुद्ध दिशा भी इंगित करता है और यथाकृतिक भी है। ठीक है, बाकी सम क्षेत्रफल वाले हैं, जैसे बेलनाकार सम क्षेत्र प्रक्षेप आता है, वो क्षेत्रफल को समान बताता है। इसी तरीके से मौलविड प्रक्षेप है, वो भी क्षेत्रफल को शुद्ध करते हैं या शुद्ध बताते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आरेख है और दूसरी तरफ उसका उपयोग है। आपने ज्योग्राफी में बहुत सारे आरेख देखे होंगे, 4 आरेख यहाँ बताएं। हीथर ग्राफ, ये हीथर नहीं है, हीदर ग्राफ है। ठीक है, और पिरामिड आरेख की बात कर रहा है, कार्टोग्राम की बात कर रहा है, और हिप्सोग्राफिक वक्र की बात कर रहा है, अर्थात हिप्सोमेट्रिक कर्व इंग्लिश के अंदर। इनके उपयोग क्या है, कौन तापमान और वर्षा का प्रदर्शन करता है, कौन लिंग आयु संरचना का करता है, कौन मानचित्र पर आंकड़ों का प्रदर्शन करता है, कौन स्थलीय ऊंचाई और समुद्रीय गहराई का प्रदर्शन करता है। तो नीचे इसका पूरा बॉक्स भी दिया हुआ है, हालांकि पट्टी चल रही है तो नीचे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे है 3 2 1 4 और बाकी आपको नजर आ रहे हैं। देखो, मूल रूप से कई बार हम नहीं पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें बाहर से आ जाती, लेकिन एक आध चीज़ें हमारे दिमाग में होती है। जैसे हिप्सोमेट्रिक कर्व है, ये कई बार पहले भी प्रश्नों में आया है। समुद्र की गहराई और स्थल की ऊंचाई को मापने का एकमात्र वक्र है, जिसको हम कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो इसका संबंध 4 से, तो इसमें तो बहुत सारों में 4 दिया हुआ है, तो यहां से तो निकलने वाला है नहीं। अब इसमें दूसरा पिरामिड वाला निकलेगा, क्योंकि पिरामिड हम थ्योरी में भी देखते हैं और भी बहुत जगह देखते हैं। पिरामिड आरेख होता है वो लिंग और आयु संरचना का प्रदर्शन। आपको पता है पिरामिड जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, और जिसमें जनसंख्या की 2 विशेषताओं को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें आयु वर्ग को भी किया जाता है और आयु वर्ग के अनुसार जो लैंगिक जनसंख्या यानी महिला की और पुरुष की जनसंख्या उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो पिरामिड आरेख है वो लिंग व आयु संरचना का प्रदर्शन है। तो 2 का संबंध 2 से, तो इसमें भी 2 का 2 से, इसमें भी 2 का 2 से, तो ये पकड़ में अभी मुश्किल से आएगा। अब देखो, कार्टोग्राम और हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ फिर भी आप पढ़ते हैं भाई, जब हम जलवायु आरेखों की बात करते हैं तो वहाँ क्लाइमोग्राफ, हीदर ग्राफ और क्लाइमेटोग्राफ 3 ही आते हैं। तो ये ग्राफ होते हैं, ये क्लाइमेटिक ग्राफ है, तो ये कहीं न कहीं तापमान और वर्षा से रिलेट होंगे। तो ये आपका सीधा यहाँ से बैठ गया, तापमान और वर्षा। तो अब ये आपका सही बैठ गया, 1 2 3 4, यानी हीदर ग्राफ तापमान और वर्षा का प्रदर्शन, पिरामिड आरेख लिंग व आयु संरचना का प्रदर्शन, और कार्टोग्राम है ये मानचित्र पर आंकड़ों का प्रदर्शन। अब नहीं भूलोगे, मानचित्र पर आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है ये कार्टोग्राम के द्वारा। जैसे प्रवाह आरेख है वो भी एक कार्टोग्राम है, मान आरेख है वो भी एक प्रकार का कार्टोग्राम है। थोड़ी मैं हीदर ग्राफ के बारे में आपको बता दूं। हीदर ग्राफ वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर 2 आंकड़े प्रदर्शित होते हैं विद्यार्थियों, एक तापमान के और एक वर्षा के। लेकिन स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इसमें तापमान और वर्षा के आंकड़े किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर औसत मासिक तापमान, यानी जो तापमान दिखाया जाएगा वो होगा आपका औसत मासिक तापमान, और जो आपका वर्षा दिखाई जाएगी वो भी होगी औसत मासिक वर्षा। औसत मासिक वर्षा इसमें कई बार ऐसे आता है जैसे कि कुल वार्षिक वर्षा, कुल मासिक वर्षा, इस तरीके से आ जाता है, या कुल मासिक तापमान, कुल वार्षिक तापमान, इस तरीके से आ जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हीदर ग्राफ के अंदर तापमान और वर्षा का प्रदर्शन होता है
तापमान औसत मासिक तापमान है और वर्षा है वो औसत मासिक वर्षा है। और इधर ग्राफ इस तरीके से बनता है विद्यार्थियों, जिसमें ये आपका ग्राफ होगा, इसमें 12 महीने होंगे, इधर भी 12 डिजिटें होगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरीके से। और सॉरी, जनवरी फरवरी नहीं है, जनवरी फरवरी तो ग्राफ पे इंगित होगा। इसके अंदर यहाँ होगी वर्षा, या नीचे जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर वर्षा इंगित होगी, और ये है वाई अक्ष, इसके ऊपर तापमान इंगित होगा। वर्षा सेंटीमीटर में होगी और तापमान है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा। और इसके अंदर एक एक ग्राफ होगा जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरीके से जाता हुआ लास्ट दिसंबर से जनवरी आपस में मिलाएगा। तो ये जो ग्राफ बनता है ये हीदर ग्राफ कहलाता है। ओके, और इप्सोमेट्रिक कर्व है, ये भी काफी अच्छा है, इस तल की ऊंचाई और समुद्र की गहराई को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड आ गया, क्लाइमेटिक ग्राफ से रिलेटेड, कि क्लाइमोग्राफ में उच्च सापेक्षिक आर्द्रता एवं उच्च आर्द्र बल्ब तापमान द्योतित है। ये बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है, काफी स्टैंडर्ड लेवल का है। किसकी बात कर रहा है? ये क्लाइमोग्राफ की बात कर रहा है। वैसे आपको पहले पता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं पूरा डायग्राम से इसको समझाऊंगा आपको। यानी ये दो कंडीशन बताइए कि ग्राफ के अंदर उच्च सापेक्षिक आर्द्रता यानी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई वेट टेम्परेचर, तो उच्च आर्द्र तापमान यानी आर्द्र बल्ब तापमान और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता किस बात का सूचक है? शीत शुष्क का सूचक है, उमसदार जलवायु का सूचक है, शीताद्र जलवायु का सूचक है, या झुलसती हुई जलवायु का सूचक है? तो इसमें ये उमसदार जलवायु का सूचक होगा। आपको सर क्या मतलब होता है इसका? देखो, क्लाइमोग्राफ ये ग्रिफिथ टेलर ने निरूपित किया था। अब एक प्रश्न तो इसके प्रश्न में और प्रश्न है कि क्लाइमोग्राफ किसका प्रदर्शन करता है? तो क्लाइमोग्राफ प्रदर्शन करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता का और आर्द्र बल्ब तापमान का। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि क्लाइमोग्राफ किसको इंगित करता है? क्लाइमोग्राफ इंगित करता है सापेक्षिक आर्द्रता, यानी इसके ऊपर एक अक्ष पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी, नीचे वाले अक्ष पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा उस पर आर्द्र बल्ब तापमान, आर्द्र बल्ब तापमान। अब ये जो ग्राफ बनेगा विद्यार्थियों, इसमें 4 कंडीशंस बनती है। ये मैं थोड़ा आपको एक डायग्राम से बता देता हूं। ये डायग्राम आप गहराई से देखिए, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है, यहाँ 0 है। यहाँ जैसे जैसे आप राइट हैंड की तरफ जाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, सापेक्षिक आर्द्रता। अब पहले थोड़ा इसको और क्लियर कर लेता हूं। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब क्या है और इसको व्यक्त कैसे किया जाता है? ये 2 प्रश्न एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है विद्यार्थियों, किसी भी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उस वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता, इन दोनों के बीच का अनुपात। यानी एक वायु है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके अंदर उपस्थित कुल जलवाष्प है वो 4 ग्राम है, जबकि उस तापमान पर वो 16 ग्राम वायु धारण कर सकती है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। तो 4:16 यानी कुल उपस्थित जलवाष्प तथा धारण करने की क्षमता, इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है, और ये अनुपात प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। निकालने का फॉर्मूला होता है कुल आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा, कुल जलवाष्प की मात्रा उस वायु के अंदर, वायु में कुल जलवाष्प की मात्रा बट्टे धारण करने की क्षमता इंटू 100, ये होती रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, और सापेक्षिक आर्द्रता हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। ध्यान रखना, तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के विपरीत संबंध होता है, यानी तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में उल्टा संबंध होता है। तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता है वो घटेगी। क्यों घटेगी? आप अपना एनालिसिस करके देख लेना, मैंने किसी स्लाइड के अंदर आपको बताया। तापमान बढ़ने से धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन जो एब्सोल्यूट
ह्यूमिडिटी है यानी निरपेक्ष आर्द्रता है, जितनी उसके अंदर पहले जलवाष्प थी वो तो बढ़ेगी नहीं, वो तो उतनी ही रहेगी। तो धारण करने की क्षमता बढ़ गई और वो उतनी ही रही, तो ये परसेंटेज गिर जाएगा आपका। जैसे पहले 4:16 था, तो अब 4 तो उतना ही रहा है, जबकि धारण करने की क्षमता 20 हो गई। तो पहले 4/16 इंटू 100 लिखते थे, अब लिखेंगे 4/20 इंटू 100। तो आप देख लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी नीचे आ गई। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तापमान का विपरीत संबंध होता है। तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, और तापमान घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन अब इस चीज को हम क्लियर कर दें कि क्लाइमो जो ग्राफ है उसमें क्या चीजें इंगित होती है, क्या हमें ध्यान रखना है। तो ग्रिफिथ टेलर ने एक ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ ग्रिफिथ टेलर ने क्यों बनाया कि किस तरीके से जो यूरोपियन लोग हैं वो विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर रह सकते हैं, और उन क्लाइमेटिक कंडीशंस का यूरोपियन मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर के उसने ये ग्राफ बनाया था। तो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी नीचे एक्स अक्ष पे लिखी जाती है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो ऊर्ध्वाधर लिखा जाता है। इसमें 4 कंडीशंस उसने बताई। एक कंडीशंस उसने स्कॉर्चिंग की बताई, ये लिखा हुआ है स्कॉर्चिंग। अब ध्यान रखना, स्कॉर्चिंग लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कोने में स्कॉर्चिंग कंडीशन है। मैं बताऊंगा स्कॉर्चिंग क्या है। नीचे वाले कोने में कीन कंडीशन है, KEEN, और राइट हैंड साइड में सबसे टॉप पे मगी कंडीशन है, MUGGY, और राइट हैंड साइड में नीचे वाले कोने में रॉ कंडीशन है, RAW। 4 कंडीशंस के 4 अर्थ है विद्यार्थियों, गहराई से देखें। पहले मैं कीन कंडीशंस की बात कर लेता हूं। देखो कीन कंडीशन है, इसमें वेट बल्ब टेम्परेचर कम है क्योंकि ये 5 के आसपास है कि नहीं है, और ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये भी कम है। आप इस ग्राफ पे जाओगे तो ये कीन बहुत नजदीक आ जाएगा, और इस ग्राफ पे जाओगे तो भी कीन बहुत नजदीक आ जाएगा। तो ये आपका बल्ब तापमान भी कम है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम है। बल्ब तापमान कम है इसका मतलब शीत जलवायु है, ये टेम्परेचर कम हो गया मतलब शीत है, और ह्यूमिडिटी कम हो गई इसका मतलब शुष्क है। तो इसको हम बोलते हैं शीत शुष्क। ये कंडीशंस क्या कहलाती है, शीत शुष्क। जब भी विद्यार्थियों कीन शब्द आए तो कीन शब्द का मतलब होता है शीत शुष्क, टेम्परेचर भी कम और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम। अब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी। समझे इस बात को। आप कहोगे सर कैसे, आप इस ग्राफ पे देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो 5 पे पड़ी है, जबकि टेम्परेचर है वो 20, 25, 30 चला गया। तो स्कॉर्चिंग कंडीशन आपको क्या कहती है कि है तो गर्मी लेकिन वर्षा कम है गर्मी लेकिन वर्षा कम है। गर्मी इसलिए कि टेम्परेचर ज्यादा है, और वर्षा कम है क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। तो इसको हम कहते हैं उष्ण शुष्क क्लाइमेट। ये जो कंडीशंस होगी इसको हम बोलेंगे उष्ण शुष्क। फिर मैं उस प्रश्न पर भी आऊंगा, ठीक है, पहले हम चारों चीजें देख लेते हैं। अब रॉ कंडीशंस देखें। रॉ कंडीशंस क्या कहती है कि तुम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले ग्राफ पे आए तो बहुत ज्यादा 60, 65 उसके आसपास, जबकि हाइट में जाओगे तो बहुत कम 5 टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम और ह्यूमिडिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम और ह्यूमिडिटी ज्यादा। तो इसको हम कहते हैं शीताद्र, या हम कह सकते हैं शीत आर्द्र। ठंड है लेकिन वर्षा ज्यादा है। अब ऊपर जाओ, अब ऊपर जाने पर क्या होगा, मगी की कंडीशंस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब वर्षा ज्यादा हो रही है। इन दोनों के अंदर रॉ और मगी दोनों में वर्षा ज्यादा होगी, लेकिन मगी वाली कंडीशन में वर्षा भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो इसको हम कहते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु। अब मैं उस प्रश्न पे आ जाता हूं। अब किस महीने में क्या कंडीशंस रहती है, स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। मैं 4 चीजें ही आपको बताना चाह रहा था स्कूल लेवल पे। वैसे स्कूल एजुकेशन में राजस्थान में तो इसका चैप्टर डाला हुआ नहीं है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से कहीं से पूछा भी जा सकता है। अब प्रश्न क्या डाला, देखो प्रश्न कह रहा है कि क्लाइमोग्राफ में उच्च सापेक्षिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और उच्च आर्द्र तापमान यानी तापमान भी ज्यादा है। अब दोनों ही ज्यादा कहां है, तो दोनों ज्यादा यहां होगी मगी के अंदर, टेम्परेचर भी ज्यादा और आर्द्रता भी ज्यादा। तो ये कंडीशंस होगी उष्णार्द्र। अब आप कहोगे सर इसमें तो उष्णार्द्र है ही नहीं, उष्ण आर्द्र का मतलब ही तो उमसदार होता है।
आप शीत शुष्क कह नहीं सकते, शीत आर्द्र कह नहीं सकते। जुलसती जलवायु, ये जुलसती जलवायु है, ये उष्ण शुष्क की बात कर रहा है, ये उष्ण शुष्क की। जबकि उमसदार, उमसदार कब होती है? जब टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और बारिश भी ज्यादा होती है। ओके, ये प्रश्न आपका क्लियर। निम्नांकित में से कौन एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF 6 इंच इज इक्वल 1 मील के मापक को प्रदर्शित करता है? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बता दीजिए, इसमें 1:6360 है, 1:1,26,720 है, 1:10,560 है, 1:2,53,440 है। इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। आपने निकाल लिया है तो बढ़िया है, लेकिन मैं पहले ही कह देता हूं, ये कह रहा है कि 6 इंच इज इक्वल 1 मील। आपको पता है 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। ये कह रहा है कि 6 इंच बराबर 63,360 इंच। प्रतिनिधि भिन्न निकालोगे तो यहां 1 इंच करना पड़ेगा। जब 6 इंच बराबर 63,360 इंच है तो 1 इंच बराबर कितना होगा? इसका मतलब इसमें 6 का भाग देना पड़ेगा। 63,360 के अंदर 6 का भाग दे दो तो ये भाग गया 1, उसके बाद में 0, ये आएगा मेरे हिसाब से 5, और फिर हो गया 6 और फिर 0, भाग दे करके देख लेना, ये आपका आंसर राइट आएगा। आप कहोगे सर ये कैसे आया? वैसे मैंने वहां सॉल्व किया तो आपके समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, RF है। ये इसने यूं कहा है कि 6 इंच इज इक्वल 1 मील, यानी कोई पैमाना है, उसका 6 इंच 1 मील को दिखा रहा है। तो हम RF में कन्वर्ट करेंगे तो मानचित्र पर 1 इंच कितनी दूरी को दिखाएगा? जब 6 इंच 1 मील को दिखा रहा है, 1 मील का मतलब 63,360 इंच को दिखा रहा है, तो आपका 1 इंच कितने को दिखाएगा? तो ये तो गणित का एकांकी नियम है कि आप 1 मील वाली जितनी इंच है, यानी 63,306 इंच 60 इंच है, उसके अंदर 6 इंच का भाग दे दो, आएगी 10,560। तो ये इसका RF हो गया 10,560। ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। मैंने जो अपना स्कूल लेक्चरर का कोर्स है उसमें इसकी स्पेशल एक क्लास डाली हुई है स्केल की, क्योंकि 100% 1 या 2 प्रश्न तो स्केल के आएंगे ना आएंगे। स्कूल व्याख्याता की जब बात आई तो मैं कई बार डेमो में बीच में बताता हूँ, स्कूल व्याख्याता का कोर्स चल रहा है जिसमें अभी जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ आज की डेट के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी क्लियर हो चुकी है, सीनियर लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की। ज्योग्राफिकल थॉट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ज्योग्राफिकल थॉट UG लेवल और PG लेवल दोनों का क्लियर हो गया है, और ह्यूमन ज्योग्राफी एकदम पूरी हो चुकी है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सीनियर लेवल का भी हो चुका है और UG लेवल दोनों का क्लियर हो चुका है, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पूरी क्लियर हो चुकी, जो केवल सीनियर लेवल की थी, सारी कंप्लीट है। और अभी लगभग 200 क्लासें उसमें डाल दी गई है। अभी चल रहा है स्नातकोत्तर लेवल का, PG लेवल का चल रहा है, जिसमें 30 से 40 क्लासें होगी। इंडिया ज्योग्राफी की फिजिकल चीजें यानी फिजिकल फीचर की 20 क्लासें हमने डाल दी गई है, और राजस्थान ज्योग्राफी बाकी है, इंडिया ज्योग्राफी कुछ चीजें बाकी है, और PG लेवल का बाकी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उसमें आपको फ्री मिल रही है साथ में, जिसमें अभी 7 टेस्ट है वो डाल दिए गए हैं, 8वां टेस्ट है वो 12 दिसंबर को होगा। ओके, चलो हम अगली चीज पे आ जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपका रूढ़ चिन्ह का है विद्यार्थियों। बोसार के लिए, कुआंसा के लिए, मरीचिका के लिए और अपवाही हिम के लिए कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं? तो ये थोड़ा गहरा प्रश्न है, इसमें ये नहीं है। इसमें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बोसार के लिए ये नहीं है, बाकी कुआंसा के लिए बराबर की 2 लाइनें होती है, मरीचिका के अंदर 2 उल्टे चंद्र होते हैं, अपवाही हिम के अंदर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती तीरें हैं, यानी क्रॉस करती हुई तीरें। बोसार का जो सिंबल होता है ना, जिसमें उल्टा त्रिभुज है और ऊपर एक डॉट है, उल्टा त्रिभुज है और ऊपर इस तरीके का डॉट है, ये बोसार का सिंबल है। ठीक है, अगली चीज पे आ जाएं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ यंत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसका प्रयोग दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें एक एनीमोमीटर का है, एक सेक्सटेंट का है, एक क्लाइनोमीटर का है और एक रडार का है। इधर
कौन है वो सत का ढाल अथवा संयंत्रों की नति को मापता है, कौन अंतरिक्ष में पिंडों की स्थिति का निर्धारण करता है, कौन हवा की गति मापता है, कौन समुद्री जहाजों से आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, ये नेट जेआरएफ के लेवल का प्रश्न है। तो इसमें देखो सारी चीजें, चलो मैं तो अभी सब बता देता हूं, लेकिन आप क्या याद रख सकते हैं, इसमें हमेशा हमें पता है कि एक तो ये एनीमोमीटर जो हवा की गति मापता है ना, ये ज्यादातर बार पूछा भी जाता है, याद भी आसानी से रह जाता है। तो एनीमोमीटर का कनेक्शन है ये हवा की गति मापने से, यानी ए का संबंध 3 से, तो ए का संबंध इन दोनों के अंदर 3 से आएगा। तो चलोगे इससे तो ठीक बैठेगा नहीं। इसके अलावा रडार होता है ना, ये भी हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि भाई अंतरिक्ष या जो वायुयान वगैरह होते हैं उनको अंतरिक्ष से डिटेक्ट करने का इसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो रडार का संबंध है वो अंतरिक्ष में पिंडों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। कोई पिंड हो गया या कोई एरोप्लेन जो रॉकेट वगैरह है उसकी स्थिति का निर्धारण भी ये करती है। तो डी का संबंध 2 से, तो ये डी का संबंध 2 से, इसका मतलब ये पूरा सेट बैठेगा। अब मैं आपको सारा बता देता हूं। जैसे क्लाइनोमीटर है ना, ये भी एक यूनिक है, इसमें भी कोण मापा जाता है क्लाइनोमीटर से, चट्टानों का या पर्वतों की नति मापी जाती है। तो क्लाइनोमीटर का संबंध 1 से है, तो सी का संबंध ये देखो 1 से हो गया। और अब रहा सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट ये नई चीज आई है, समुद्री जहाजों से आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। विद्यार्थियों में आपको सीधी सीधी बात कहूंगा, एनीमोमीटर जरूर याद रखना और रडार जरूर याद रखना, बाकी क्लाइनोमीटर नेट जेआरएफ वाले जरूर याद रखना, स्कूल लेक्चर वालों के लिए इतना ये गहरा प्रश्न नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यदि प्रदर्शक भिन्न 1:40 है तो निम्नांकित में से किस दूरी को करणवत मापक से सही तरह से दिखाया जा सकता है? बहुत गहरा प्रश्न है ये कह रहा है कि आपके पास एक स्केल है 1:40 की, आपको कौन सी स्केल बनाती है? डायगोनल स्केल बनानी है। यदि आप इस रेशियो पे डायगोनल स्केल बनाते हैं और उस डायगोनल स्केल से आप कोई भी दूरी इंगित करना चाहते हैं, 2 मीटर की, 2.3 मीटर की, 2.33 मीटर की या 2.333 मीटर की, कौन सा डिस्टेंस है वो सही तरीके से दिखा पाएंगे आप? अब इसका सीधा कैलकुलेशन नहीं होता है, आपको डायगोनल स्केल बनानी आती है तो ही ऐसे प्रश्न आप निकाल सकते हैं। अब यदि रटा रटाया है, पहले कहीं आया हुआ प्रश्न है, रट लिया तो आप बता दोगे। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होता है 2.33 मीटर। अब मैं बताता हूं कैसे होता है। देखो विद्यार्थियों, पहले डायगोनल स्केल बनानी होती है, फिर उस डायगोनल स्केल के मुख्य भाग की आपको जानकारी होनी चाहिए, गौण भाग की जानकारी होनी चाहिए और विकिरण की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे आपने कोई डायगोनल स्केल बना दी, जैसे इसकी मैक्सिमम जो बड़ी इकाई है वो है मीटर, ठीक है, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। इसका मतलब मुख्य भाग के अंदर तो हमेशा 2 मीटर आएगा। गौण भाग के अंदर क्या आएगा? तो इसमें तो गौण भाग है ही नहीं, इसका मतलब ये तो यहीं से डिलीट हो गया। ओके, इसमें गौण भाग क्या है? तो कि 2.3 मीटर, 2.3 मीटर का मतलब है 30 सेंटीमीटर, तो इसमें गौण भाग के अंदर 30 सेंटीमीटर दिखाए जाएंगे। तो कि हाँ, ये गौण भाग तक जा रहा है तो ये सही बैठ सकता। अब आगे और ले जाता हूं इसमें, तो इसमें भी है, इसमें क्या है? इसमें है आपका 30 सेंटीमीटर और फिर आगे है 3 मिलीमीटर, ये हो सकता है 30 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, या ये भी हो सकता है कि 3 डेसीमीटर, क्योंकि मीटर से छोटी इकाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर। और इसको हम 3, ये जो है इसको यदि हम डेसीमीटर मान लें तो अगले वाले इनको हम सेंटीमीटर में बदलते तो ये 0.3 सेंटीमीटर होगा। तो अगली इकाई के रूप में हम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में कम जाएगा। ये मैं आपको वहां बता दूंगा कि किस तरीके से ये लॉजिकली सेट होता है। और ये तो इसमें ये 2 मीटर हो गया, फिर डेसीमीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर हो गया, फिर और जारी। अब डायगोनल स्केल के अंदर तो 3 दूरियां ही दिखाई जाती है, चौथी दूरी तो दिखेगी ही नहीं, तो ये तो गलत हो गई और ये गलत हो गया, 2 चीजें तो पहले ही निकल गई। अब इनका है वो सस्पेंस निकालना है। अब इसका सस्पेंस ऐसे निकालना है कि डायगोनल स्केल के अंदर 3 डिस्टेंस निकाली जाती है,
यानी 3 यूनिट दिखाई जाती है, इसमें 2 यूनिट है, तीसरी यूनिट है ही नहीं। अब ये बाहर निकल गई आपकी। तो यहां एक तो चीज सीधी सीधी ये निकलती है कि डायगोनल स्केल के अंदर 3 यूनिटें दिखनी चाहिए। अब 3 यूनिट इसमें आ नहीं रही है, इसमें आ नहीं रही, ये 4 यूनिट दिखा रही है, यानी इसको दिखाने के लिए 4 यूनिट चाहिए। ये इस तरीके से बोलेगी आपका, यानी ये दूरी ये कह रही है कि 2 तो मीटर है, फिर आगे 333 क्या है आपको पता है? ये 333 है, वो आप इसको निचली इकाई सेंटीमीटर के रूप में ले तो सेंटीमीटर के रूप में यह है 33.3 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे कहेंगे 30 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और उसके बाद में हम कहेंगे कि ये 3 मिलीमीटर और है, यानी 33 मिलीमीटर, 3 ने कह रहे हम 33 मिलीमीटर कह देते हैं, तो वो 3 सेंटीमीटर आगे और जाएगी। तो यूं कह सकते हैं हम ये 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे वाली के अंदर हम जाएं, 33 हो गया, आगे वाली के अंदर हम जाएं तो वो 3 मिलीमीटर में जाएगी। अब 33 सेंटीमीटर दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि हमें इसको लेना होता है राउंड में, तो ये 30 सेंटीमीटर दिखेगी, तो 30 सेंटीमीटर तो यहां तक ही पूरी हो जाएगी। फिर अगली ये 3 है तो इसको निचली इकाई में लेना पड़ेगा, तो निचली इकाई क्या है तो के मिलीमीटर है, तो इन आगे 33 को मिलीमीटर में लेना पड़ेगा, तो यहां 33 है वो मिलीमीटर लिखना पड़ेगा। ये 33 राउंड फिगर में नहीं आता है, इसलिए ये आउट हो जाता प्रश्न। तो मूल रूप से इसमें ये सही बैठता है, ये सही इसलिए बैठता है कि इसमें तीनों डिजिट दिखाई जाएगी। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न होगा यदि हम करने की कोशिश करें। जैसे ये दिख कैसे सकता है, तो इसको दिखाने के लिए आपको एक ऐसी स्केल बनानी है जिसमें मुख्य भाग होगा मीटर, उसके बाद में हम सेंटीमीटर या डेसीमीटर, और उसके बाद में विकिरण में हम ले लेते हैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो इसको ऐसे भाई जैसे आपने कैलकुलेशन किया कि 1/40, यानी आपकी स्केल ये है 1, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, देखने वाले देखेंगे, जिनके समझना है वो समझे। 1/40 है, तो 1/40 से हम स्केल बना रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। क्यों बदलना मीटर में? क्योंकि हमारे प्रश्न के अंदर जो इकाई यूनिट दी हुई है वो मीटर में दी हुई है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 40 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, इस 40 को आप मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा और ये हो जाएगा मीटर। ओके, यानी 1 सेंटीमीटर है वो 40/100 मीटर को प्रदर्शित करती है, यानी 40/100 मीटर के बराबर है। अब आप स्केल कितनी लंबी बनाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे आप 10 सेंटीमीटर लंबी स्केल बनाना चाहते हैं तो वो धरातल की कितनी दूरी को प्रदर्शित करेगी, तो 40/100 इंटू 10, ये इस तरीके से होता है, तो ये आपकी 4 मीटर को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब आपकी 10 सेंटीमीटर स्केल बनेगी और 4 मीटर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, हम मान लेते हैं 4 मीटर के अंदर जब हम प्राइमरी विभाजन करेंगे तो हमें यह देखना है कि 2 मीटर इंगित होना चाहिए, यानी 2 मीटर दिखना चाहिए। तो ये आपने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची, आपने डिसाइड किया कि इसके प्राइमरी विभाजन करने हैं, कितने विभाजन करें तो 2 मीटर दिखें, तो आपने कहा कि भाई 4 मीटर है, इसके 4 विभाजन कर दो। तो ये आपने 4 विभाजन कर दिए, 1 2 3 और 4। हमेशा नियम ये होता है कि पहला भाग छोड़ करके 0 लिखा जाता है। उसके बाद ये जैसे 4 मीटर के 4 बॉक्स बनाए हैं तो एक बॉक्स 1 मीटर का होता है, तो यहां आपने लिख दिया 1 मीटर, यहां लिख दिया आपने 2 मीटर और यहां लिख दिया आपने 3 मीटर। देखो प्रश्नानुसार 2 मीटर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आपको यहां गौण विभाजन करने होते हैं। गौण विभाजन करने के लिए मीटर से निचली इकाई आपको लेनी पड़ती है। निचली इकाई आप चाहें तो डेसीमीटर ले सकते हैं और आप चाहें तो सेंटीमीटर ले सकते हैं, और उसके ऊपर विकिरण बनेंगे, उसमें विकिरण में निचली इकाई होगी। आप कहेंगे सर डेसीमीटर और हम इसमें ले लेते हैं सेंटीमीटर में, तो यहां आपको डेसीमीटर शो करने होते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर, ये बॉक्स 1 मीटर का है, तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो सर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो हम या इसको 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ध्यान से सुनना, 10 भागों में इस तरीके से डिवाइड करना है कि उसके अंदर ये 30 सेंटीमीटर मतलब 3 डेसीमीटर दिखना चाहिए।
30 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर 30 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ये 33 क्या है, ये 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 33 सेंटीमीटर में हम दो टुकड़े करेंगे, राउंड फिगर करना है। तो पहला राउंड फिगर हो गया 30 और अगला राउंड हो गया 3। तो इसमें 2 सेंटीमीटर अलग अलग है, ये 3 मिलीमीटर नहीं है, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। तो ये दो राउंड कर लिया हमने इसको डिवाइड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहां आपके सामने दो विकल्प है, या तो तुम डेसीमीटर ले लो तो भी चलेगा, और डेसीमीटर ले लेकर के और तुम सेंटीमीटर लेते हो तो भी चलेगा। सेंटीमीटर के अंदर 30 दिखना चाहिए और डेसीमीटर के अंदर 3 डेसीमीटर दिखना चाहिए, क्योंकि 3 डेसीमीटर दिखेगा तभी 30 सेंटीमीटर होंगे। आपने कहा सर डेसीमीटर ले लेते हैं। अब डेसीमीटर लोगे तो इसके अंदर 10 डेसीमीटर दिखाने हैं। अब 10 डेसीमीटर का विभाजन करना है। विभाजन इस तरीके से करना है कि आपको 3 डेसीमीटर दिखाना है। 3 डेसीमीटर मीन 30 सेंटीमीटर दिखाना है, तो इसके 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। ये 10 टुकड़े, इसमें 1 2 और ये 3 दिख गया, ये फिर 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इसके ऊपर बनेगी डायगोनल स्केल। ये तो हो गई मेजर स्केल। ठीक है, इसमें मैं आपका ये कर देता हूं 2 3, कुछ एक को मैं ऊपर ले जाता हूं, बाकी बीच में छोड़ देता हूं। वैसे इतना ज्यादा गहराई से आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके ऊपर डायगोनल स्केल बनेगी। अब मैं सारा यहाँ समझा नहीं पा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है। डायगोनल स्केल में एक कोई लंबाई है वो ऊपर आपको खींच देनी है। ठीक है, और उस लंबाई में आपको तीसरी इकाई, अब तीसरी इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। अब कितने सेंटीमीटर दिखाने हैं इसके ऊपर, ये लाइन तो आप कितनी भी लंबी खींच सकते हो, लेकिन उसका विभाजन है वो सोच समझ करना होता है। तो कि कितने सेंटीमीटर दिखाने, तो ये जो आपका एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स, इसके अंदर कितने सेंटीमीटर है उतने सेंटीमीटर दिखाने हैं। तो ये कितने का बॉक्स है, ये 1 डेसीमीटर का है। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां आपको 10 सेंटीमीटर दिखाना है। तो आप ऐसा करें, या तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दे, आधे आधे सेंटीमीटर से इसके 10 टुकड़े कर सकते हैं, और या ये 10 सेंटीमीटर लंबी खींच दें और 1 सेंटीमीटर से 10 टुकड़े कर सकते हैं। आप कहोगे सर 10 टुकड़े मैं क्यों करूं, इसके तो मैं 5 टुकड़े ही कर दूंगा, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का, लेकिन उसमें 3 नहीं दिखेगा। आप कहोगे 3 कौन से नहीं दिखेंगे, ये देखो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको 33 दिखाना है। आपको 33 दिखाना है, जिसमें 30 तो दिख गया है, 3 अभी बाकी है। तो ये 3 दिखाने के लिए आपको यहां क्या करना पड़ेगा, इसके 10 टुकड़े करने पड़ेंगे, तब प्रत्येक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर दिखाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 2 और ये 3, ये तीसरा भाग है ये। और इसके ऊपर डायगोनल खींचे जाते हैं हमेशा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लेफ्ट एंगल से नीचे की तरफ आते हुए डायगोनल है वो खींचे जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ नीचे आ रहे हैं, और ये इस तरीके से नीचे आ रहे हैं जैसे ये। तो ये है वो इस तरीके से। तो अब जैसे इसमें वो आपको डिस्टेंस दिखाना है कितना, 2.33 मीटर का। तो ये 2 यहां से ऊपर जाना है, और 3 मीटर, 3 मीटर कौन सा, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो अब ये इधर से आ रही 3 वाली, ये आ रही 3 वाली, ये यहां क्रॉस हो रही है। ये जो डिस्टेंस है मानचित्र पर, ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2.33 मीटर के बराबर है। अब आप कहोगे तो सर अब प्रश्न में आओ, क्या ये नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं, ये 333 ये सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब तुम 333 सेंटीमीटर की बात करेंगे, सॉरी ये 333 आगे की डिजिट है, तो ये हो गया 30 और पॉइंट आगे 3 आ गया, तो ये चौथी डिजिट तो उसके अंदर दिखाई नहीं जा सकती। ये केवल 2.3 मीटर की बात कर रहा है, सॉरी 2.30 मीटर की बात कर रहा है, यानी 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो ये तो सिंपल स्केल से दिखाई जा सकती है। डायगोनल के लिए तीसरी डिजिट होनी चाहिए, वो तीसरी डिजिट इस प्रश्न में है नहीं, तब इस प्रश्न के अंदर ये चीज राइट बनी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप के सभी अक्षांश मानक अक्षांश होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहुशंकु प्रक्षेप के, साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप के, बॉन प्रक्षेप के, मर्केटर प्रक्षेप के। वैसे ये
आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है बहुसंक्वाकार प्रक्षेप। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम देख लें स्टैंडर्ड पैरेलल क्या है, मानक अक्षांश क्या है। यह शंक्वाकार प्रक्षेप में होता है कि जब कागज को शंकु की आकृति में लपेट करके ग्लोब के ऊपर पहनाया जाता है तो वो कागज जिस अक्षांश को स्पर्श करता है वो अक्षांश उस शंक्वाकार प्रक्षेप का मानक अक्षांश कहलाता है। ओके, बहुशंकु प्रक्षेप की यह विशेषता होती है कि उसमें प्रत्येक अक्षांश मानक अक्षांश होता है, क्योंकि बहुशंकु प्रक्षेप अलग अलग शंक्वाकार आकृति के कागज ग्लोब पर पहनाए जाते हैं और वो एक एक अक्षांश को स्पर्श करते हैं। इसलिए बहुशंक्वाकार प्रक्षेप की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि इसमें सभी अक्षांश मानक अक्षांश होंगे, बाकी किसी भी प्रक्षेप का ये गुण नहीं है। बाकी साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप के अंदर देखें तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक मानक अक्षांश वाला और दो मानक अक्षांश वाला। ठीक है, एक मानक अक्षांश वाले में एक ही स्टैंडर्ड पैरेलल होता है, दो मानक अक्षांश वाले में दो स्टैंडर्ड पैरेलल होते हैं, यानी दो मानक अक्षांश होते हैं। बॉर्न प्रक्षेप का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। ये एक प्रश्न आता है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। किस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है? ध्रुव एक बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। ये आपका बॉर्न प्रक्षेप सही है। जब आप बॉर्न प्रक्षेप का चित्र देखोगे तो उसमें नॉर्थ पोल केवल एक पॉइंट के द्वारा दिखाया जाता है, ऐसा बाकी किसी प्रक्षेप के अंदर नहीं है। बाकी सभी शंक्वाकार प्रक्षेप के अंदर ध्रुव होता है, वो एक चाप के द्वारा दिखाया जाता है, ऐसा आप किताब के अंदर पढ़ोगे। तो बॉर्न प्रक्षेप का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मर्केटर प्रक्षेप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। यह यथाकृतिक प्रक्षेप है, यह शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, लेकिन सबसे खतरनाक प्रश्न यह बनता है कि इसके अंदर 90 डिग्री अक्षांश को नहीं दिखाया जा सकता। विद्यार्थियों, अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि इस प्रक्षेप के अंदर 90 डिग्री अक्षांश को नहीं दिखाया जा सकता है। यह एकमात्र ऐसा बेलनाकार प्रक्षेप है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मर्केटर प्रक्षेप एक प्रकार की बेलनाकार प्रक्षेप की श्रेणी में आता है। ये एकमात्र ऐसा बेलनाकार प्रक्षेप है जिसके अंदर 90 डिग्री अक्षांश को नहीं दिखाया जा सकता। ओके, मर्केटर प्रक्षेप की एक और इसका प्रश्न बनता है कि मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर खींची गई कोई भी सीधी रेखा, मर्केटर प्रक्षेप के ऊपर खींची गई कोई भी सीधी रेखा एक दिश नौपथ रेखा कहलाती है। एक दिश नौपथ रेखा कहलाती है, या जिसको हम कहते हैं लैक्सोड्रम लाइन, या हम कहते हैं रंब लाइन। ये तीन नाम जरूर याद रख लेना। इसका संबंध किससे, मतलब एक्दिश नौपथ, लैक्सोड्रम लाइन और रंब लाइन, इसका संबंध किससे है? मर्केटर प्रक्षेप से। तो आज की सीरीज में बस इतना ही। फिर ज्योग्राफी के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। यदि आपको ये क्लास बेहतर लगती है, आपके ज्ञान वर्धन में ये सहायक है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और NK ज्योग्राफी पॉइंट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के उसको डाउनलोड करके ज्योग्राफी के ज्ञान को मजबूत करने के लिए आप उसके साथ साझा होइए। विभिन्न तरीके के कोर्सेज है, उसमें डेमो क्लासें भी दे रखी है। कोई भी कोर्स से संबंधित आपको जानकारी की जरूरत होती है तो नीचे जो पट्टी चल रही है उसके अंदर एक नंबर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको किसी भी प्रॉब्लम का है वो हल मिल जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।